आज हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का रसायन विज्ञान का पेपर सोल्व करेंगे, है ना। इसके कुछ निर्देश लिखे हुए हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़कर ना है ताकि पेपर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। तो हम देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन, डेनियल शेल में जिंक आयन और कॉपर आयनों की सांद्रता 1 इकाई हो तो विद्युतीय विभव का मान होगा। तो इसका सीधा सा जवाब है जो क्या है 1.10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि व्यंजक के बराबर 2.3033 log r नॉट अपॉन r कोटि के विक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। यानी कि ये जो समीकरण है ये किसकी है। ऑप्शन ए शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि या फिर तृतीय कोटि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, प्रथम कोटि अभिक्रिया की। अगला क्वेश्चन अपना, समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए ज्ञात किया जाता है। समय के किसी क्षण पर वेग को व्यक्त करने के लिए क्या ज्ञात किया जाता है। तो उसको ज्ञात किया जाता है उसका ताक्षणिक वेग, यानी कि ऑप्शन जो ब है वह बिल्कुल उसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलाइडी एंटीबॉडी का उपयोग किस रोग के इलाज में होता है। कालाजार, पेट की गड़बड़ी, या फिर पेट की गड़बड़ी, त्वचा संबंधी रोग या लैंगिक रोग। ऑप्शन है कालाजार, ऑप्शन ब है पेट की गड़बड़ी, ऑप्शन सी है त्वचा संबंधी रोग, ऑप्शन द है लैंगिक रोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कालाजार जो रोग है इसके उपयोग के लिए कोलाइडी एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केलामाइन अयस्क है। केलामाइन किसका अयस्क है। एल्यूमिनियम का, आयरन का, या फिर कॉपर का, या फिर जिंक का। एल्यूमिनियम का, आयरन का, कॉपर का, जिंक का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द, यानी कि जिंक का होता है केलामाइन अयस्क। केलामाइन अयस्क का फॉर्मूला होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। तो इस जिंक कार्बोनेट में मुख्यतः क्या पाया जाता है, जिंक, यानी कि केलामाइन को ही जिंक कार्बोनेट को ही केलामाइन बोलते हैं। और केलामाइन का जो दूसरा नाम है वह स्मिथ सोनाइट, ये किसका दूसरा नाम है, केलामाइन का। और केलामाइन का फॉर्मूला ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितंतुर लिगेंड, यानी कि द्वितंतुर लिगेंड क्या है। तो C2O4 HCN NH3Cl। तो द्वितंतुर लिगेंड क्या होते हैं, यानी कि वह लिगेंड जो दो जगह से इलेक्ट्रॉन दान करते हो, एक ही समय में दो जगह से इलेक्ट्रॉन को दान कर सके। तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि C+O- यानी कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को दिया जा सकता है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को दिया जा सकता है। एक तो कौन सी जगह है आप देख पा रहे होंगे, एक तो है C+O इस जगह से और एक C+O इस जगह से। इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, C2O4 2-, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। इसका सही जवाब होगा, ये एक द्वितंतुर लिगेंड है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीऑन पद्धति के अंदर CF2Cl2 का नाम क्या है। तो इस पद्धति के अंदर अपन को जो फ्रीऑन है, यानी कि CF2Cl2 का फ्रीऑन पद्धति में अपन को नाम बताना है। तो इसका नाम बताने के लिए देखिएगा, सबसे पहले तो कार्बन होता है। सबसे पहले कार्बन, उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है कि कार्बन -1। उसके बाद में आता है हाइड्रोजन जो 1 - H होता है, और उसके बाद में आता है फ्लोरीन जिसमें F की संख्या को लिखा जाता है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है निकालने का है, सबसे पहले कार्बन, इसका फॉर्मूला होता है C-1 का ना, C-1, और एक होता है H निकालने का। इसका ऑल टाइम देखो क्या फॉर्मूले से निकालेंगे इसको, 1 - H, और एक होता है F फ्लोरीन, जिसको क्या करते हैं, इसमें फ्लोरीन की संख्या को लिखते हैं, फ्लोरीन के नंबर को ही लिखते हैं। तो सबसे पहले कार्बन लिखते हैं। तो कार्बन का दो फॉर्मूला है, तो यहाँ देखिएगा पर कार्बनों का मान कितना है, यहाँ कार्बन का मान कितना है इस जगह पर,
यहाँ जो कार्बन है, मैं एक बार दोबारा इसका फॉर्मूला लिख के बताता हूँ आपको। जो कार्बन है बेटा, उसको कैसे निकालेंगे अपन, C-1 इस फॉर्मेट से। H को कैसे निकालेंगे, H को निकालेंगे 1 - से, और जो फ्लोरीन होता है उसको उसकी संख्या ही लिखना पड़ता है, फ्लोरीन की संख्या ही अपन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कार्बन कितना है। यहाँ कार्बन 1 है, तो 1 में से 1 गया तो 0, और 0 को फ्रीऑन पद्धति में नहीं लिखते हैं। यहाँ H है ही नहीं, तो H का मान कितना है 1, और H का मान 0, तो 1 में से 0 गया तो 1, और फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन की संख्या 2। तो देखो 0 सबसे पहला हल करने पर अपन को 0 मिला, फिर मिला 1, और फिर मिला 2, तो 0 लिखते नहीं है, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 12। तो इसका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, फ्रीऑन 12। ऐसा करता हूँ आप इसको निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, वापस मैं बताता हूँ। कार्बन निकालने के लिए तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे C-1, और H निकालने के लिए लगाएंगे 1 - H, और लास्ट में फ्लोरीन को ही अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्यूमिन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया में उप उत्पाद क्या बनता है। यानी कि क्यूमिन की क्रिया जब अपन फिनोल से करा देंगे तो अपना उप उत्पाद क्या बनेगा। तो इसकी रिएक्शन लिखते हैं अपन। सबसे पहले क्यूमिन बनाते हैं। क्यूमिन का फॉर्मूला बेंजीन की रिंग के ऊपर CH, उसके साथ 2 मिथिल समूह का होना। मैं बना देता हूँ एक बार, ये देखिएगा। सबसे पहले बेंजीन, ये CH, इसके ऊपर 2 मिथिल समूह का होना, तो ये क्यूमिन है। तो जब अपन क्यूमिन की क्रिया O2 से करवाते हैं तो यहाँ पर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा। C देखिएगा क्या बनेगा, ये जो C है सेम ग्रुप रहेगा, CH3, और इस C के साथ ये O, ये फिर ये O, फिर इसका क्या कराएंगे अपन, अम्लीय जल से क्रिया करवाएंगे। तो इसमें एक तो बन जाएगा फिनोल, तो ये फिनोल बन गया, और क्या बचा अब, यहाँ से तो ये फिनोल बन गया लगभग, और जो बचा उसको लिखते थे। यहाँ रह गया CH3, यहाँ ये बच गया C, इधर CH3, और ये एक O, तो इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन। तो इसका सीधा जवाब था जो अपन को देना है कि क्यूमिन से जो फिनोल बनाते हैं उसमें उप उत्पाद क्या बनता है, तो उसका सही जवाब है एसीटोन। इसका फॉर्मूला C+O CH3CH3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनी क्षारक DNA में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है एडेनिन, साइटोसिन, गवानिन, यूरेसिल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द यूरेसिल। तो यूरेसिल वह है जो DNA में नहीं पाया जाता है, ये RNA में पाया जाता है। द्विदंतुर का मैंने देख लिया था, CF2Cl2 पद्धति में देख लिया था, फिर भरा होगा। अब आते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में कि जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे कहते हैं। देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटलिस्ट, जो अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित कर देते हैं। इट मीन्स वेग को क्या कर देते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जबकि यहाँ कह रहा है कि अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, तो उसको बोलेंगे मंदक। तो मंदक वह होते हैं जो अभिक्रिया के वेग की जो दर है या वेग है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगला खाली स्थान है कि अणु स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव की स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना कहलाता है, तो उसको बोलेंगे अवशोषण बोलेंगे। नेक्स्ट खाली स्थान है कि विलियमसन संश्लेषण में सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया से डाई एल्किल ईथर बनता है। तो विलियमसन संश्लेषण में सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया से डाई एल्किल ईथर बनता है। तो इसमें क्रिया लेते हैं एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाते हैं। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रियापन, तो इसके भी क्रिया मैं आपको बता देता हूँ एक बार कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला सबसे पहले अपन ले लेते हैं। तो C2H5O, इसको मान लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड है, और कोई सा भी एल्किल हैलाइड तो अपन ले लेते हैं उपयुक्त C2H5Cl, एथिल क्लोराइड ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से बंध टूटता है इस Cl से, या Na से टूटता है, ये NaCl का निर्माण हो जाएगा NaCl। तो यहाँ Cl नहीं बचेगा, यहाँ Na नहीं बचेगा। अब जो बचता है उसको लिख देते हैं C2H5O, और फिर इधर ये बचा हुआ C2H5। तो ये क्या बन गया, एक तरह से ईथर बन गया है। तो अपना क्वेश्चन था
कि विलियमसन संश्लेषण में सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया से डाई एल्किल ईथर बनता है। तो हम देख पा रहे हैं डाई एल्किल ईथर बन गया। तो ये कब बना? जब इसकी क्रिया बन C2H5Cl से, यानी कि एल्किल क्लोराइड से। यहाँ एल्किल के रूप में अपने ले लिया एथिल क्लोराइड। तो इसका सही जवाब होगा RX, एल्किल क्लोराइड। इसका उपयुक्त एग्जाम्पल अपन मान सकते हैं C2H5Cl, यानी कि एथिल क्लोराइड। अगला खालिस्तान अपना का जलीय विलयन, कि का जलीय विलयन फेलिंग विलयन एक कहलाता है। यानी कि फेलिंग विलयन किसे बोलते हैं? जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ना, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसको तो फेलिंग विलयन ए बोलते हैं। जबकि जो रोशेल लवण होते हैं, रोशेल लवण, जो रोशेल लवण होता है उससे बनता है फेलिंग विलयन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रश्न नंबर 3 शुरू हो गया है। अति लघुतात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय रेडियो एक्टिव की कोटि क्या होती है? प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय रेडियो एक्टिव की कोटि कितनी होती है? तो इसकी जो कोटि होती है वह है अपनी प्रथम कोटि, यानी कि प्राकृतिक रूप से या आर्टिफिशियल न्यूक्लियर जो डिस्टोर्ड होता है इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि प्रथम कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन में प्रयुक्त एंजाइम का नाम। यानी कि जो यूरिया है वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। तो इसको तोड़ना है अमोनिया में, NH3 में और CO2 में। तो ऐसा कार्य करवाने के लिए जो एंजाइम सहायक है उसका नाम है यूरेज। यूरेज वो एंजाइम है जिसकी सहायता से यूरिया का अपघटन होता है अमोनिया NH3 में व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज की आवर्त संरचना बनाइए। तो सुक्रोज की आवर्त संरचना आप देख पा रहे होंगे। इसमें बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा कंबाइन रहते हैं। दोनों आपस में देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे संरचना, ये वाला संरचना और ये वाली संरचना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे, वैद्योपन का नामांकित चित्र बनाना था और फैन पुलन विधि का चित्र बनाइए। एक बार आप देख लेना, एक बार और फिर से सुक्रोज की आवर्त संरचना बना रखी है, आप देख सकते हो। ये सुक्रोज की आवर्त संरचना थी, इसमें एक तो वही अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं ना। जो वैद्योपन का चित्र है आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होता है देखिएगा। इसमें एक थैली होती है जो चरम थैली कहलाती है, यानी कि चमड़े की बनी हुई रहती हैं। इसमें जिस पदार्थ को शुद्ध करना होता है उसको भर दिया जाता है और इस थैली को जल में डुबो दिया जाता है और ये पात्र होता है जिससे इसमें जल डाला जाता है। तो देखिएगा इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप देख पा रहे हैं कि चरम पत्र झिल्ली से बनी एक थैली या किसी बेलनाकार पात्र होता है जिसे क्या बोलते हैं? अफोक बोलते हैं। ये थैली क्या कहलाएगी? एक अफोक कहलाएगी, अफोक। कि चरम पत्र झिल्ली से बनी एक थैली या किसी बेलनाकार पात्र जिसे अफोक कहते हैं में कोलाइडी विलयन भरकर उसे बहते जल में निलंबित कर देते हैं। यानी कि एक तरह से ये थैली है, इस थैली के अंदर जिस पदार्थ को शुद्ध करना होता है उसको भर देते हैं तथा इसको जल में निलंबित कर देते हैं, यानी कि जल में डुबो देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब इसे जल में निलंबित करते हैं ना तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित गुलित पदार्थ के कण झिल्ली में से होकर बनते जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। कुछ दिनों में शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। अपोक की दर को बढ़ाने के लिए विद्युत क्षेत्र भी प्रयुक्त होते हैं। तो क्या होता है कि इस कोलाइडी सॉल्यूशन में से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अशुद्धता क्या हो जाती है? इस बाहर आ जाती हैं इस थैली से निकल कर, और इस अपोक में यानी कि इसको इस चरम थैली के अंदर, इस चरम थैली के अंदर क्या रह जाता है? कोलाइड पदार्थ रह जाता है। इस क्रिया को बढ़ावा देने के लिए कभी कभी इस अफोक के अंदर विद्युत क्षेत्र भी लगाया जाता है। तो जब इसको विद्युत धारा यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं
तो फिर इसको विद्युत अपव्यय बोलते हैं। आगे देखते हैं कि कुछ दिनों में शुद्ध कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है। अपव्यय की दर को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र भी प्रयुक्त करते हैं, जिसे विद्युत अपव्यय कहते हैं। अतः कोलाइड विलयन के शोधक हेतु तो जब इसमें विद्युत धारा अपन लगा देंगे, जब इसको विद्युत धारा से टेस्ट कर देंगे तो इसको अपन क्या बोल देंगे, विद्युत अपव्यय बोल देंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये चमड़े की बनी हुई थैली होती है, जिस पदार्थ को शुद्ध करना होता है उसको इस चरम थैली के अंदर भर दिया जाता है। फिर इसको क्या होता है, जल के अंदर निलंबित कर दिया जाता है। अशुद्धियाँ इस थैली से निकलकर जल में चली जाती हैं, जबकि इस चरम थैली में, जिसके अपव्यय बोलते हैं, उसमें रह जाती हैं। फिर इस थैली को साइड में कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं थैली को। उस थैली में बचा हुआ पदार्थ है क्या होगा, जो शुद्ध पदार्थ होगा वो शुद्ध पदार्थ क्या कहलाएगा, शुद्ध कोलाइड ही कहलाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेन पलवन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये फेन पलवन विधि क्या काम में आती थी, इस सल्फाइड अयस्कों को पृथक करने के काम में आती थी। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड जो अयस्क होते हैं उसको पृथक करने के काम में आती थी। इसमें वायु भेजा करते थे, जिससे से झाग बन जाते थे बहुत ज़्यादा। इन झागों में शुद्ध अयस्क आ जाते थे ना, और अशुद्ध शेष पेंडे में रह जाती हैं थी। देख पा रहे होंगे आप इसका चित्र। इसमें सबसे पहले वायु प्रवेश करवाते हैं और सल्फाइड अयस्कों को पृथक करने के लिए काम मिल जाती है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में झाग बनते हैं, इसलिए इसका नाम फेन पलवन विधि। फेन करती क्या होता है, झाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन था कि फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिएगा इसमें क्या होता है। सबसे पहले अपन ने फिनोल लिया। फिनोल क्या होता है, बेंजीन की रिंग होती है ना, उसके ऊपर OH का होना फिनोल कहलाता है। तो फिनोल की क्रिया अपन क्या करवाते हैं, CO2 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 400 केल्विन ताप और 4 से 7 ATM दाब। तो इसमें क्या होता है कि ये जो CO2 होती है ये इस रिंग में प्रवेश करती हैं। COO देखो यहाँ आ गया है, और यहाँ से Na, इस जगह से तो Na यानी कि CO2 से तो COO के रूप में, साथ में NaOH से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा Na। तो ये COO और ये Na इस रिंग में आ जाएगा। तो ये आ गया है। अब यहाँ क्या बचा, OH। यहाँ क्या बच गया, OH बच गया। और साथ में जहाँ पर COO Na जाकर जुड़ा है, तो जिस रिंग में जाकर जुड़ेगा, रिंग में है ना, रिंग में जिस जगह से जाकर जुड़ेगा उससे क्या निकलेगा, बाहर H बाहर निकलेगा। तो रिंग से निकला हुआ H और यहाँ से निकले बचे हुए OH दोनों आपस में जुड़ते हैं और क्या बाहर निकालते हैं, जल, माइनस का H2O। दोबारा बता देता हूँ, CO2 से तो क्या निकल जाएगा, COO NaOH से क्या बाहर निकल जाएगा, Na। तो क्या बन गया, COO Na। तो ये COO Na समूह रिंग में जिस जगह से जुड़ता है वहाँ से H बाहर निकलेगा। तो ये वाला H और ये वाला OH आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, माइनस का H2O। तो फिर ये अपना ये प्रोडक्ट बन गया। इसका क्या कराते हैं, इसकी क्रिया आयन से कराएंगे, यानी कि अम्लों से कराएंगे। अम्ल अपन को पता है क्या देंगे, H+ देंगे। तो यहाँ से Na का प्रतिस्थापन हो जाता है और H जाकर जुड़ जाता है। तो इस जगह से H हट जाएगा, सॉरी इस जगह से Na हट जाएगा और H जाकर जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH, साथ में COOH होना। तो जब बेंजीन की रिंग के ऊपर OH होता है और उसके साथ COO जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आइसोब्यूटिल का IUPAC नेम। तो आइसोब्यूटिल का IUPAC नेम अपन को बताना है। तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं एक बार ब्यूटिल के बारे में। तो मैथ
एथ प्रोप मेथ एथ प्रोप है ना, और ब्यूट। और आइसो बनाना है तो अपन को पता है कि इस जगह पे जोड़ना है। तो यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH2, सॉरी CH2 और CH3। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। तो ये नंबरिंग तो क्या हुई, अपन ज़्यादा ले लिए थोड़ा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट तो यहीं हो गया, ये गलत हो गया, दोबारा बनाते हैं इसको। सबसे पहले आएगा CH3, CH3, CH2OH। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करें तो 1 2 और 3। तो 2 नंबर रह गया प्रतिस्थापित। तो 2 मेथिल मेथ एथ प्रोपेन। और देखो OH कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 ओल। तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। तो इसका आईपीसी नेम क्या हुआ, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। आप देख भी पा रहे होंगे इसका सॉल्यूशन सोलो रखा है। देखो ये संरचना है इसकी, इसका वही 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल इसका आईपीसी नेम होगा। तो जो आइसोब्यूटिल अल्कोहल है उसका आईपीसी नेम क्या हुआ, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। अगला जो क्वेश्चन था हमारा है वह है कि बेंजीन डाइक्लोराइड का रासायनिक सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले बेंजीन, ये सबसे पहले अपन बेंजीन बना लेते हैं। ये बेंजीन के रिंग के ऊपर N2 का होना, साथ में Cl का होना, इसे क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइक्लोराइड। तो अपने भी इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लेती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो बेंजीन वाली रिंग होती है, इससे जो ये N जुड़ा रहता है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl रूप में पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए अपन खंड ब में। खंड ब में है कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या कितनी है। तो फलक केंद्रित जो कोशिका होती हैं उसका डायग्राम बताऊं मैं आपको। तो इसमें क्या होगा, अपन को कणों की संख्या निकालनी है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको उसका डायग्राम बताता हूँ फलक केंद्रित कोशिका का। आप देख पा रहे होंगे ये इसका डायग्राम है, ये रहा। अब इसको देखो। तो इसमें क्या है, एक तो कोनों पे कण रहते हैं। तो आप देख रहे हो कि इसमें कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। यानी कि 8 कोनों में 8 कण, और साथ में इसके जो फलक है यानी कि ये जो दीवारें हैं इस पे भी क्या रहते हैं, कण पाए जाते हैं। तो एक कोने पे एक कोना, तो कुल है कोने 8, और एक कोने का योगदान 8 जगह पर होता है। अर्थात जब अपन इसके चारों ओर इस तरह के क्यूब को जमाएंगे, इस तरह के क्यूब बनाते जाएं और इसको जब अपन व्यवस्थित करते हैं, तो ये एक कोना 8 जगह गिरने पे आता है। तो एक जगह इसका कितना भाग हुआ, 1/8। तो कुल कण कितने, 8। 8 कण 8 जगह बटे हुए, तो एक जगह कितना होगा, यानी कि 8 कण 8 जगह बटे हुए, तो एक जगह उनका योगदान है 1/8। तो 8 कुल कण योगदान 1/8 बराबर में 8 एकम 8, 8 एकम 8 है ना। तो 1, यानी कोनों से जो प्राप्त कण हैं उनका मान कितना आया, 1 आया। जबकि एक फलक यानी कि एक दीवार 2 जगह गिरने पे आती है। तो आप देख सकते हो दीवारें कितनी है, 1 2 3 4, एक ये इसके पीछे 5, और एक इसकी जस्ट नीचे वाली 6 है ना। तो ये 6 दीवारें होती हैं। तो ये 6 दीवारें होती हैं। तो 6 दीवारों को अपन लिख लेते हैं कि 6 दीवारें। अब एक दीवार 2 जगह गिरने में आती है, जब इसके ऊपर क्यूब लगाएंगे तो इधर भी गिरने में आ जाएगी। जैसे इसके पीछे लगा दी ये दीवार, इधर भी गिरने में और इधर भी गिरने में, तो इनका योगदान कितना है,
इनका योगदान है 1/2, यानी कि एक दीवार दो जगह गिरने मारी, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 3, तो कितना आ गया 3 और 1 4। तो जो फलक केंद्रित एक कोष्टिका है उसमें कणों की संख्या कितनी है, उसमें कणों की संख्या कितनी है, उसमें है 4। एक कोने का और 3 फलक का, जो टोटल कितना हुआ 4 हुआ। अगला क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालक को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। जो पी प्रकार के अर्धचालक हैं उसका एक उदाहरण से अपन को इसको समझाना है। तो पी प्रकार में क्या होता है, जो वर्ग 14 होता है, वर्ग 14 के जो तत्व हैं उस वर्ग 14 के तत्वों के अंदर वर्ग 13 के तत्वों को मिला दिया जाता है। तो वर्ग 14 के तत्वों की संयोजकता 4 होती है और वर्ग 13 के तत्वों की संयोजकता 3 होती है। अर्थात जो वर्ग 14 है उस बाहर वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि वर्ग 13 के 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो जब वर्ग 14 के अंदर 14वें वर्ग के अंदर अपन 13वां वर्ग मिला देते हैं, 13 वर्ग के तत्व मिला देते हैं, तब पी प्रकार के तत्व बनते हैं। आइए इसको समझते हैं, जिससे कि इसका एक डायग्राम आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसमें क्या, जैसे सिलिकॉन है, आप देख पा रहे होंगे सिलिकॉन को, तो इसकी संयोजकता क्या होगी 4 होगी, है ना। तो इस सिलिकॉन की संयोजकता 4 है, जो आपको दिखाऊं मैं। एक संयोजकता मान लो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही, 4 संयोजकता है। आपको मैं बता दूँ, एक हट गई, दूसरी हट गई, तीसरी हट गई, चौथी हट गई, यानी कि इस तरह से इसकी 4 संयोजकता है, 1 2 3 4, इस तरह से 4 संयोजकता है। परंतु जब अपन इसके अंदर वर्ग 13 मिला देते हैं, वर्ग 13 के तत्व मिला दी, जैसे हमने बोरोन मिला दी, तो बोरोन के पास वाले कोष में सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि 3 ही बंध बना सकता है। परंतु अपन देख पा रहे हैं ये 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध और 4 बंध बना पा रहा है। तो 4 बंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है, ये जो नज़दीक वाला सिलिकॉन है, ये जो नज़दीक वाला सिलिकॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इस वजह से बोरोन देखो 4 बंध बना लिया, 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 बंध बना लिया। परंतु जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से निकल कर गया है, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने की वजह से यहाँ पर एक गैप हो गया। तो क्या रहा, इस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से, इस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया, तो उसकी जगह क्या हो गया, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, होल। होल। तो जो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें बहुसंख्या के अंदर क्या पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। यह होल धनात्मक आवेश को शो करते हैं। तो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसके अंदर इस तरह से देखो होल बन जाते हैं, ये होल बन रखे, ये होल बन रखे, ये होल बन रखे, ठीक है। तो ये होता है पी प्रकार के अर्धचालक। तो उसका उदाहरण हो जाएगा जैसे सिलिकॉन के अंदर बोरोन को मिलाना आदि, है ना। आशा करते होंगे समझ में आया होगा। यानी कि वर्ग 14 के तत्वों में 13 के मिला देने से क्या होता है कि 13 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, उसकी पूर्ति वर्ग 14 का कर देता है। इससे वर्ग जो 14 है उसके तत्वों में होल बनने लग जाते हैं। जितने ज़्यादा होल होंगे वो उतना ही क्या बनता जाएगा, पॉजिटिव बनता जाएगा, पी धनात्मक होता जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की रासायनिक समीकरण। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखना है। उसके बाद में कि एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V विलयन वाहनों को इंजन को ठंडा करने के काम में आता है। तो इसका आयतन अपन को मिलीलीटर में ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर जो 8 है वह प्राशन की परिभाषा लिखी है।
समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम अपन को बताना है। और जो प्रश्न नंबर जो है वो PT-H22 Br के ज्यामिति समायोगी की ज्यामिति बनाकर विन्यास अपन को लिखना है। इसमें प्राशन की परिभाषा लिखनी है। यहाँ एथिलीन ग्लाइकोल के 35% में ये अपन को लिखना है। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण अपन को लिखनी है। तो ये सभी क्वेश्चनों को अपन को हल करना है। अपन देखते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। तो इसका सोल्व आउट जो प्रश्न नंबर जो 6 है, यानी क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की अभिक्रिया। तो इसमें क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। तो अपन ने क्लोरोबेंजीन ले लिया, अपन ने क्या किया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। तो इसमें 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे। इसमें क्या है कि अपन 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे Cl और ये 2 बार लेंगे। इसकी क्रिया अपन 2Na से कराएंगे, सोडियम से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से ये दोनों Cl, ये वाला Cl 2 बार है, दोनों Cl Na से जुड़ जाता है, जिसके रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे। यानी कि देखिएगा ये Cl यहाँ से कटेगा और इस Na के साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा, NaCl। अब क्या बच गई, बेंजीन की रिंग, उसमें एक H की कमी यहाँ वालेगी, दूसरी तरफ भी बेंजीन की रिंग, और इस पे एक संयोजकता यानी कि जहाँ पर पहले Cl जुड़ा था वो संयोजकता बाकी है, वो बाकी थे दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फेनिल बोलेंगे। ये क्या बन जाएगा, फेनिल बन जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से कराई जाती है शुष्क स्तर की उपस्थिति में, तो डाइफेनिल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में आता है। तो इसमें जल का आयतन मिलीमीटर में अपन को ज्ञात करना है। तो ये देखिएगा कैसे होगा। इसमें मीन्स लिख रहा है कि 35% V/V का अर्थ है कि 35 जो मिलीलीटर है वो क्या है, ml क्या है, विलेय है। 35% तो क्या है, विलेय है। तो उसको किस में घोल रखा है, 100 मिलीलीटर विलेन में उपस्थित है। 35% विलेय का अर्थ है कि इसमें 35% मात्रा विलेय की, यानी कि जिस पदार्थ को घोल रहे उसकी, और जिसमें घोल रहे हैं वो कितना है, वह यानी कि विलायक है 100, सॉरी टोटल ऑफ विलेय और विलायक मिलाकर 100। तो अपन को इसको विलायक निकालना है। तो सबसे पहले विलयन, अपन जानते हैं विलयन बराबर क्या होता है, विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। तो इसमें विलेय दे रखा है, विलयन अपन मान सकते हैं कितना होगा 100, और विलेय का मान कितना है, विलेय का मान इसमें, तो विलायक का मान 100, विलयन का मान 100 मिलीलीटर। विलायक का अपन को निकालना, मान लेते विलायक का V है और विलेय का मान दे रखा है 35। तो 35 को अपन इधर लाएंगे, 100 में से घटाएंगे। तो 100 में से जब अपन 35 को घटाते हैं तो विलायक का आयतन अपन को मिल जाता है। तो देखो लिख रखा है कि 35% का अर्थ है कि 35 विलेय 100 ml विलयन में उपस्थित है। यहाँ जो विलायक का आयतन होगा वो क्या होगा, 100 में से 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 ml, 35 मिलीलीटर। अतः जो अपना विलायक है वो क्या है, यहाँ पर जल, उसका जो आयतन है वो कितना होगा, 35 मिलीलीटर होगा। ठीक है, आशा करते हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि परासरण की परिभाषा लिखिए। परासरण की परिभाषा लिखिए। समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम अपन को बताना है। तो देखिएगा क्या है, इसमें क्या होगा कि जब एक विलायक तथा उसमें किसी विलेय को घोलने से बना विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया गया हो, तो इस स्थिति में विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन की ओर स्वतः गमन क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। कि जब एक विलायक हो और उसमें कोई पदार्थ अपन घोल दिया है और उसको अपन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर ले, तो इस स्थिति के अंदर जो विलायक होता है वह अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन की ओर स्वतः गमन करने लग जाता है। तो इस घटना को अपन परासरण के नाम से जानते हैं।
आप इसकी परिभाषा देख सकते हो। और जो समुद्री जो जल होता है उसका जो विलवणीकरण करते हैं, तो इसके लिए जिस विधि को काम में लिया जाता है उसका नाम है प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण वह विधि है जिसका उपयोग प्रतिलोम परासरण वह विधि है जिसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए किया जाता है। यानी कि देखो, समुद्र का जो जल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लवण है, इसकी वजह से क्या लगता है, खारा खारा लगता है, साल्ट वाटर होता है, नमक जैसा। तो उस नमक वाले वाटर को मृदु करने के लिए, मीठा करने के लिए किस विधि को काम में लेते हैं, प्रतिलोम परासरण को काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि PtH2O PtH2O2 Br की ज्यामिति समायोगी ज्यामिति बनाकर विन्यास अपन को लिखना है। तो देखिएगा, इसमें Pt केंद्रीय धातु है तो अपने केंद्रीय धातु लिख दी, फिर लिगेंड। तो जब ये देखो Br कितने यहाँ पर गलत लग गया, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये Br और ये H2 2 बार थे तो अपन लिख दिया। तो जब समान लिगेंड एक साइड में हो तो उसे क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे Br एक साइड में, H2 एक साइड में, तो इसको समकक्ष बोलेंगे। जबकि इनकी स्थिति बदल दी जाए और एक दूसरे के विपरीत कर दें, देखो यहाँ H2 है, H2 के साथ क्या है, Br है, यहाँ पर भी Br उसके साथ H2, तो कौन सी स्थिति बन जाएगी, विपक्ष। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के पेपर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कुछ कॉम्प्लेक्स संकुल अपन को दे देंगे और उनका अवपेशी नियम अपन को बताना है। जैसे कि CuH2 2 माइनस, तो इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, चार को क्या लेंगे, टेट्रा। जल को क्या बोलते, जल एक लिगेंड, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वा। फिर क्या होगा, कॉपर। देखो नेगेटिव है तो कॉपर को क्या लिखेंगे, कॉपर नहीं आएगा, ये देखो क्यूप्रेट होगा ना, क्योंकि संकुल कैसा है, ऋणायन, क्योंकि ऊपर क्या लग रखा है, माइनस का लग रखा है। तो टेट्रा 4 होने की वजह से टेट्रा, फिर जल है तो एक्वा, और क्यूप्रेट बोलेंगे इसको ना, क्यूप्रेट हो जाएगा इसका नाम है ना, क्योंकि कॉपर में 8 जोड़ेंगे अपन है ना। जब संकुल ऋणायन हो तो केंद्रीय धातु के अंदर 8 जोड़ते तो क्यूप्रेट, और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालते हैं हम, उसको अपन क्या लिखना पड़ता है। और यहाँ नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव भी हो, यानी कि धनायन और ऋणायन हो, तो यहाँ अपन को आयन लिखना पड़ता है। चलो मैं सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण जो अवस्था है उसको निकालता हूँ। तो कॉपर को मैं x मान लेता हूँ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है। यहाँ H2 कितनी बार है, 4 बार। ओती कितनी है, 0। टोटल चार्ज लिखना पड़ता है बराबर में लगा के, तो -2 है, तो ये हट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ पर उसको रोमन संख्या में लिखना होता है, चार्ज से कोई मतलब नहीं है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेकेंड। और आयन क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर -2 शो हो रहा है, इस वजह से। चलो नेक्स्ट नाम पे चलते हैं। नेक्स्ट नाम है अपना CO, बड़ा ब्रैकेट CO NH36Br3। तो हम लिखते सबसे पहले केंद्रीय धातु, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते थे, तो कितना है, हेक्सा। तो 6 है ना, तो हेक्सा। फिर क्या, NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन। फिर उसके बाद में केंद्रीय धातु का नाम, तो ये आएगा कोबाल्ट। यहाँ कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो Br कैसा है, माइनस का, तो ये पूरा बड़ा ब्रैकेट किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी कि जो केंद्रीय धातु हो गए उसका जो प्रभाव हुआ कैसा है, प्लस का प्रभाव है, जबकि Br हो गया माइनस का। तो ये प्लस का है, तो प्लस में केंद्रीय धातु का नाम जैसा का जैसा ही लिखते हैं। तो ये कोबाल्ट है तो इसका नाम कोबाल्ट ही रहेगा। फिर इसके बाद में इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली, जो क्या है, 3 आए। और ये क्या है, Br, तो Br को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड अपन लिख देंगे। चलो मैं आपको कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताता हूँ। कॉपर का अपने अक्ष मान लिया, यहाँ पे फिर NH3 कितनी बार है, 6 बार। NH3 का जो चार्ज होगा, ऑक्सीजन संख्या होगी कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ Br कितनी बार है, 3 बार। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, -1। कुछ चार्ज लग रखा है, कुछ चार्ज नहीं है, तो बराबर 0। तो x 0 से हटा देंगे तो हट जाएगा, ये 3 और माइनस का गुणा करें तो x -3 बराबर 0। तो इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3। x बराबर क्या हो जाएगा, +3।
3। तो 3 को अपन को किस में लिखना है, रोमन संख्या में इसको अपन को लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो याद रखना जब संकुल ऋणायन हो तो उसमें 8 जोड़ते हैं केंद्रीय धातु में। धनायन हो, ये देखो ये धनायन था क्योंकि बी माइनस का था तो ये प्लस का, संकुल क्या था, धनायन था। तो धनायन में क्या होता है, केंद्रीय धातु को ऐसा कैसा ही लिखा जाता है। अगले नाम पे चलते हैं। अगला नाम है अपना FeCN6 3-। तो ये भी कैसा आ गया, ये भी नेगेटिव ही आ गया, ऋणात्मक संकुल है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसकी संख्या जो क्या है 6। तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा। सीएन को क्या बोलते हैं, शाइनो। एपी को क्या बोलेंगे, आयरन। तो आयरन को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, फेरम। जहाँ तक हो सकते हैं केंद्रीय धातु का लैटिन भाषा में ही नाम लिखना पड़ता है जब संकुल ऋणायन हो। तो फेरम, तो जब अपन फेरम में 8 जोड़ेंगे, 8 क्यों जोड़ा यहाँ पर, 8 इसलिए जोड़ा क्योंकि संकुल क्या है, ऋणायन है। तो फेरम +8 तो क्या हो जाएगा, फेरेट। तो 6 को क्या लिखा, हेक्सा। सीएन को क्या लिखा, साइनो। आरपी को फेरस +8 फेरेट। और फिर इनकी ऑक्सीजन संख्या निकाली कितनी है, 3। और यहाँ चार्ज होने की वजह से क्या लगाया, आयन लगाया। आरपी की ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए अपन इसको x मान लिया। ये 6 बार है। सीएन का जो ऑक्सीजन मान होता है वो कितना था, -1 होता है। टोटल चार्ज -3 है। तो ये -3 लिख दिया। तो अब देखो अपन हल करते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, हल करने पे अक्ष और ये -6, तो ये -6 बराबर -3। तो ये उधर जाते किसका हो जाएगा, ये उधर जाते हो जाएगा +6। तो -3 +6 में गया तो अक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर जो एपी है उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, +3। तो +3 को अपन को किस में लिखना है, रोमन संख्या में लिखना है। तो अपन लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हापमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एल्किल एमाइड होता है, यहाँ पर ये R⁴ है, यानी कि एल्किल एमाइड की क्रिया ब्रोमीन से करवाई जाती हैं पोटेशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। तो ये जो R होता है और ये जो NH2 होता है ये आपस में जुड़ते हैं तो RN2 यानी कि 1 डिग्री क्या बनता है, एमिन बनता है। यहाँ से बंध टूटता है, यहाँ से बंध टूटता है तो RNH2 का जुड़ता है। अब बाहर क्या निकलता है, यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से बच्ची CO। तो सबसे पहले तो ये R फ्री हो गया, R और ये NH2 फ्री हो गए। तो ये RNH2 अपने लिख दिया है। इसके बाद में बारी आई के की। तो ये क्या क्या करता है, ये के इस Br से क्रिया कर लेता है तो KBr बना लेता है। तो ये जो Br है वो भी कंप्लीट हो गए। और जो अपने कितने कहते हैं, 4 कहते, उन 4 के में से अब कितने बच गए, 2 के बच गया। और देखिएगा एक यहाँ पर C बच रहा था, इस जगह पर C बच रहा था, एक इस जगह पर O बच रहा था। और ये देखिएगा यहाँ पर, और देखो और यहाँ ओ यहाँ पे बच रहते हैं। तो कितना जाएंगे, ये अपने K2, ये तो K आ गया ये वाला, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। तो अपन इसके बाद में 4 के में से 2 के बच जाते हैं। तो ये 2 के अपन ले लिया K2 के रूप में, K2 और एक बचा हुआ है C, ये C, एक ये O और फिर इस जगह पर बचे हुए O किस रूप में आ जाएंगे, CO3 के रूप में आ जाएंगे। इस तरह से ये अभिक्रिया होती हैं। यानी कि जब अपन इसमें किसकी क्रिया, एल्किल एमाइड की क्रिया बोरोमीन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो इसमें 1 डिग्री एमिन बनता है, पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट बनता है और 2 अणु जल के मुक्त होते हैं। ये एक अवरोध क्रिया है, अर्थात उत्पाद एमिन में एक कार्बन कम बनता है। ये एक अवरोध क्रिया है, यानी कि देखो इसमें कितने कार्बन थे, यहाँ देख सकते हो एक R खुद एक कार्बन, C एक कार्बन, तो 2 कार्बन थे। जबकि
बनने वाला जो एमीन था उसमें देखो यहाँ पर सी नहीं है, सिर्फ एक मात्र एक आर है, यानी कि एक एल्किल समूह है, तो ये एक ही कार्बन है। तो इसमें अपन पूछा गया क्वेश्चन था कि जो हाफमैन ब्रोमाइड होता है उसमें जो एमाइड होता है उसकी तुलना में जो एमीन बनता है उसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, एक कम होती है। तो इसलिए क्या कहा जा सकता है, ये एक अवरोधक की क्रिया है, अर्थात उत्पाद एमीन में एक कार्बन कम होता है, इसमें पुनर्विन्यास होता है, इसमें एसिल नाइट्रिक मूलक बनता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कारण दीजिए कारण दीजिए कि ट्राईमेथिल एमीन कारण दीजिए कि ट्राईमेथिल एमीन मेथिल एमीन से कम क्षारीय है, यानी कि ट्राईमेथिल जो एमीन है ऊपर मेथिल एमीन से कम क्षारीय हैं। तो इसको मैं आपको बताता हूँ लिख के ऐसा क्या रीजन रहा। सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं अपन स्ट्रक्चर की कैसे क्या रहा। एक पल के लिए इसको देखते हैं। जो ट्राईमेथिल एमीन होता है तो एन आर आर और आर, ये हो गया ट्राईमेथिल एमीन। जबकि एक होता है 1 डिग्री एमीन, यह भी क्या था, मेथिल एमीन CH3 के। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कारण दीजिए कि ट्राईमेथिल एमीन मेथिल एमीन की तुलना में, तो इसमें 3 CH3 समूह होते हैं, CH3 CH3 और CH3 और N। तो ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को, और एक ये CH3 NH2, तो ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, ये भी अपना प्रभाव दिखाता है, ये भी अपना प्रभाव दिखाता है। इस वजह से तो जो ट्राईमेथिल एमीन होता है, ट्राईमेथिल एमीन, इसमें क्या होगा कि CH3 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 और NH, तो ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस ओर खिसकाते हैं, ये भी खिसकाते हैं, ये भी खिसकाते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये कोशिश तो ये करता है कि मैं दूसरे को इलेक्ट्रॉन दूं, लेकिन जो परमाणु इससे इलेक्ट्रॉन लेने आता है वो इसको आने ही नहीं देते। कौन, ये 3 CH3 समूह, ये अपना कुछ ना कुछ क्षेत्र दर्शाते हैं। तो इनका क्षेत्र होने की वजह से, इन 3 R समूह का अपना क्षेत्र होने की वजह से, जो दूसरा जो समूह है वो इनके अंदर आ नहीं पाता है, तो उसको बोलते त्रिविमीय बाधा। यानी कि NH, यानी कि इसके जब 3 CH3 समूह 3 एल्किल समूह होते हैं, तो अन्य कोई समूह जब इसके जुड़ने के लिए आता है तो जुड़ नहीं पाता है, इसके जुड़ नहीं पाएगा। वो जब अटैक करने की कोशिश करेगा इसके आकर, तो वो जुड़ नहीं पाता है, इस जगह पे एंट्री नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो CH3 समूह होता है इनका खुद का एरिया काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, ये खुद फैले हुए होते हैं इस तरह से, तो ये फैले होते हैं और ये N नेगेटिव हो जाता है। अब ये नेगेटिव तो क्यों हुआ, क्योंकि ये जो N है, NH, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन N को दे देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन N को दे देते, N क्या हो गया, अधिक नेगेटिव हो गया। इसको बोलते प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव इसको बोलते हैं। तो प्लस आई प्रभाव इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब N का नेचर तो हो गया कि मैं तो दूसरा कोई भी धनात्मक आए, कोई भी धनात्मक तत्व आए, मैं उसको अपने इलेक्ट्रॉन देके मैं उसके साथ बंध बना लूंगा। तो कोई अन्य जो एलिमेंट्स तो इनके जुड़ने आएगा,
जुड़ने आएगा तो क्या होता है, जुड़ने नहीं आने देते, क्योंकि इनका खुद का क्षेत्र काफ़ी फैला होता है, इसलिए कोई अन्य तत्व इनके साथ आकर बंध नहीं बना सकता है। इस वजह से जो ट्राई मेथिल एमीन होता है, ट्राई मेथिल एमीन होता है, वो मेथिल एमीन की तुलना में क्या होता है, कम क्षारीय होता है। साथ ही एक रीजन देखो ये लिख रहा, ट्राई मेथिल एमीन की तुलना में त्रिविमीय विन्यास बाधा की, अभी आपको मैंने बताया इस तरह से बना बना के, वो क्या है, एक तरह से त्रिविमीय बाधा है। अतः नाइट्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। एक दूसरा रीजन ये भी है कि ट्राई मेथिल एमीन में एक हाइड्रोजन होने से विलायकन संकरण के द्वारा कम हो जाता है, जो अपन ने भी देखा CH3 फिर CH3 और ये NH, तो इसके बाद सिर्फ एक ही H होता है, जबकि जो क्या बोलते हैं मेथिल एमीन होता है CH3NH2, उसके पास क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होता है। तो ट्राई मेथिल एमीन में एक हाइड्रोजन होने से विलायकन के संकरण के द्वारा कम होता है, जबकि मेथिल एमीन में 3 हाइड्रोजन होने से, 3 हाइड्रोजन होते हैं उसमें NH3, 3 हाइड्रोजन होने से उसका विलायकन संकरण प्रभाव अधिक होता है। तो ये 2 इसके रीजन हैं, इसमें मुख्य रीजन यह है त्रिविमीय विन्यास बाधा। ट्राई मेथिल एमीन की तुलना में क्या है, कम क्षारीय, उसका सही रीजन है, सटीक आंसर है एक शब्द में त्रिविमीय विन्यास की बाधा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कृत्रिम मधुरक के 2 उदाहरण दीजिए। तो कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हुए, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हुए ये मधुरक यानी कि मीठा करने वाले। तो ये क्या होते हैं, ये स्वाद में तो मीठे होते हैं परंतु शरीर को कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। तो जिन व्यक्तियों को शुगर इत्यादि हो जाते हैं वह शक्कर इत्यादि खाना पसंद कर देते हैं और वो मीठा छोड़ देते हैं, तो उस मीठे की जगह पर कृत्रिम मधुरक ले सकते हैं। तो ये स्वाद में मीठे होते हैं परंतु शरीर को कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। इनका एग्जाम्पल है सेक्रिन, एस्पर्टेम और सुक्रालोज। एक बार मैं इनके नाम पढ़ देता हूँ, सेक्रिन है, एस्पर्टेम है, सुक्रालोज है। ये क्या है, एक कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल तरीके से इसको इनको फॉर्म किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित के कोई एक उदाहरण दीजिए, यानी कि प्रतिजैविक औषधि का नाम बताना है, श्वापक पिड़ारी का नाम बताना है और प्रतिअम्ल औषधि का अपन को नाम बताना है। तो अपन देखते हैं इसके बारे में, इसके एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो। जो प्रतिजैविक औषधि हैं, जो प्रतिजैविक औषधि हैं ये क्या काम में आती है, हम प्रतिजैविक बोलो या फिर एंटीबायोटिक बोलो, है ना। तो एंटीबायोटिक क्या करती हैं, अपने शरीर में से जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं को क्या करती है, ये मारती है, जो जीवाणु होते हैं उनको मारती है। तो इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, इसका जो एग्जाम्पल है वह है पेनिसिलिन, और दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका एक करेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। तो अपन अगला था श्वापक पिड़ारी। तो श्वापक पिड़ारी क्या होते हैं, यानी कि पीड़ा और दर्द के इलाज के लिए इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी कुल मिला के दर्द निवारक, यानी कि दर्द को दूर करने वाली जो भी औषधियाँ होती हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, श्वापक पीड़ावारी, यानी कि दर्द को कम करने के लिए या फिर पीड़ा को, दर्द या पीड़ा को जो कम करती हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, श्वापक पीड़ाहारी बोलेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक तो एस्प्रिन और दूसरी है पैरासीटामोल। अगला है अपना, नेक्स्ट है प्रति अम्ल औषधि। जो प्रति अम्ल औषधि होती है वो क्या होती हैं, ये औषधि जो प्रति अम्ल औषधि होती हैं, तो ये औषधि क्या करती हैं कि कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये एक तरह से जो हमारे आमाशय जो आमाशय होता है, आमाशय की अम्लीयता को
समाप्त करते हैं। यानी कि ये वह रासायनिक पदार्थ हैं जो आमाशय की क्या करती है, अम्लता को समाप्त करते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। एक है सिमेडिटिन सीमेड सिमेटिडिन और दूसरी एग्जाम्पल यानी तीसरा एग्जाम्पल है एरेनिटिडिन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सेमेटिडिन और एरेनिटिडिन इसके एक बेस्ट आंसर है, बेस्ट औषधि है, बेस्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है। क्या है इसका एक उदाहरण लेकर इसको अपन को समझाना है। तो देखिए क्या श्वार्ट्ज अभिक्रिया का होते हुए एल्किल क्लोराइड, एल्किल जो क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया एजीएफ, सिल्वर फ्लोराइड, टिन फ्लोराइड, ये कॉपर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड जैसे धात्विक फ्लोराइड हो, एजीएफ, एस बी एफ, सी ओ, F2H, G, F2 जैसे धात्विक फ्लोराइड से करवाने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं अपन। इसकी रिएक्शन देखिएगा क्या है। इसमें सबसे पहले अपन एल्किल क्लोराइड ले ली, तो यहाँ पे मेथ और एथ, तो एथिल ब्रोमाइड लिया। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया अपन इनमें से कोई एक फ्लोराइड से, AgF से, SbF3, CO2 से, AgF2 से, इनमें से कोई एक फ्लोराइड ले लो। तो अपन ने AgF ले लिया। इस अभिक्रिया को कराने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल की आवश्यकता पड़ी। तो जब एथिलीन ग्लाइकोल आता है तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये Br बंद टूटता है, यहाँ से AgF बंद टूटेगा तो ये F इसके अंदर आ जाएगा और Br Ag के साथ चला जाएगा। तो ये CH3 CH2 F, ये F इसके अंदर आ गया है। तो क्या बन गया, एथिल फ्लोराइड बन गया और ये AgBr बन गया। ध्यान रखना AgBr का उपयोग किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। दोबारा बोल देता हूँ, जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया AgF, SbF3, CO2 जैसे धातु क्लोराइड से करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलेंगे अपन श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को करवाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ SB मैंने एक बार बोला दिया थोड़ा गलत, ये SB था, ये SbF3 का जो नाम है वो क्या है, वह SB3 का नाम है एंटीमनी फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या फिर एंटीमनी फ्लोराइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, देखो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH3, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा इसके साथ ही OH आएगा, एक तो ये देखते हैं, इसी के साथ ही OH आएगा, दो तो ये हुए। अब इनके अपन वैलेंसी कर लेते हैं, तो ये CH2 क्योंकि 1 2 3 और 4, अब इसकी किस्म बची 1 2 हो गई तो 2 से बच गई, तो यहाँ जोड़ देंगे CH2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये OH और यहाँ पर भी ये OH। तो ये किसका फॉर्मूला है, एथिलीन ग्लाइकोल का। ये क्या काम आता है, ये जो श्वार्ट्ज अभिक्रिया होती है उसके लिए उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईंधन सेल की संरचना का वर्णन करना है। ईंधन सेल की संरचना का वर्णन करना है, ईंधन सेल की संरचना का चित्र भी अपन को बनाना है। तो सबसे पहले ईंधन सेल की संरचना के बारे में आप देख सकते हो, इसके बारे में क्या क्या लिख रखा है कि ये एक तो क्या होता है, ये जो है इसके बारे में अपन देखते हैं।
इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से देखते हैं। लिखा हुआ है मैटर अपने पास कि ये गैलोनेशियल है जिसमें हाइड्रोजन, जिसके अंदर क्या होता है हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल जैसे ईंधन का दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदलना ईंधन सेल कहलाता है। यानी कि H2 ले लें, CH4 ले लें, CH3OH ले लें, मेथेनॉल ले लें, इनकी जो भी ऊर्जा है यानी कि इनको जलाकर इनके साथ विशेष क्रिया करवाकर इनकी ऊर्जा को अपन को किस में बदला है, ईंधन इसमें विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। H2 की, CH4 को या फिर मेथेनॉल को, इनकी जो ऊर्जा होती है इस ऊर्जा को किस में बदलते, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उस सेल का नाम है अपना ईंधन शेल। ईंधन शेल उसको अपन बोलते हैं। तो ये गैलोनिक शेल जिसमें हाइड्रोजन, H2, मेथेन, CH4, मेथेनॉल जैसे जो ईंधन है उनको दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला ईंधन शेल कहलाता है। ईंधन शेल में उपयोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल बनने की अभिक्रिया प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा क्या होता है, इस सेल के अंदर इस साइड से H2 को भेजा जाता है, इस साइड से H2 को, और इस साइड से O2 को और इस साइड से H2 को भेजा जाता है। तो दोनों और यहाँ पर कुछ पात्र लगे रहते हैं। ये पात्र क्या होते हैं, सरंध्र होते हैं। सरंध्र का मतलब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं इन जगह पर। तो यहाँ की ये O2 इधर आती है और यहाँ का ये H2 इधर आता है। तो H2 O2 आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और यहाँ ये क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। इस जल को इस जगह से बाहर निकाल लिया जाता है। यानी कि इस साइड से O2, इस साइड से H2, दोनों यहाँ सरंध्र पात्र से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, दोनों रिएक्शन करते हैं, इस प्रोसेस में जल बनता है, उसको बाहर निकाला जाता है। चलो अपन अगली लाइन पढ़ते हैं कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल बनने की अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो इस सेल में H2O2 गैसों के बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड के माध्यम से जलीय एनोच विलयन से प्रभावित करते हैं। तो ये सरंध्र पात्र ये रहा इस जगह पर, ठीक है। और अपन आगे चलते हैं कि ईंधन सेल में H2O2 गैसों के बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जलीय एनोच विलयन में प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया वेग बढ़ाने के सूक्ष्म विभाजित पीटी और पीडी धातु का जो इलेक्ट्रोड है उनको काम में लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं ताकि क्रियाशीलता बढ़े, अभिक्रिया जल्दी हो। इस हेतु क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा रहता है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाता है जो कि सरंध्र है, यानी कि इनमें रंध्र है। तो या तो इसको बनाते पीटी के या बनाते पीडी के, प्लेटिनम और प्लेटिनियम है ना, प्लेटिनियम है ना, ये रहते हैं। देखो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, O2 H2 आपस में क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, OH- बनता है। और जो एनोड है उस पर H2 4 OH से क्रिया करके H2 बनाता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो संपूर्ण जो रिएक्शन होती हैं उसमें H2O2 आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। जो भी आपको मैंने बताया, O2 इस साइड से आएगी, H2 साइड से आएगी, दोनों रिएक्ट करेंगे यहाँ पर और जल बनाएंगे। संपूर्ण अभिक्रिया को देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, H2O2 2H2। इसमें देखो H2O2 गैस प्रदान करते समय विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इधर से H2 आएगी, इधर से O2 आएगी, तो अपन को जो एनर्जी प्राप्त होगी है ना, ऊर्जा, वो विद्युत ऊर्जा होगी। इस सेल को चलाने हेतु जो विद्युत अपघट्य बढ़ते हैं, जो विद्युत अपघट्य बढ़ते हुए क्या है, जलीय KOH। तो इसमें अपन KOH भी भर सकते हो और NaOH भी भर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। KOH तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका ये नामांकित चित्र है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लेना, एक बार अपनी बुक से भी देखना कि इसमें चित्र से शानदार है या और इससे भी बेस्ट हो सकता है, आप जरूर देखना। और इसका जो मुख्य क्वेश्चन है ऐसा पूछा जा सकता है कि कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कॉपर 2+ आयन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। इसका कॉपर का अपन को प्रचक्रण मात्र निकालना है। जिंक CdHgCN संक्रमण तत्व नहीं है। मिश्र धातु के जो मिश्र धातु पित्तल के अवयव का नाम अपन को बताना है कि इसमें क्या क्या है। तो चलते हैं अपना इसके जो आपके ऊपर प्रश्न नंबर 18 भी है, हालांकि इस साल से नहीं है,
तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन यानी कि 17 का जो पहला क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए अपन को कुछ नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए कुछ फॉर्मेट है, कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो ये होगा म्यू बराबर, जो फॉर्मूला है इसका वो क्या है, म्यू बराबर रूट के अंदर n+2। यहाँ n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। फॉर्मूला आपने देख ही लिया। तो देखिएगा, जब अपन कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, जब अपन कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो अपन देख पाएंगे ये कॉपर है, 29 नंबर पे आता है। तो जब अपन इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो इसका जो बार वाला कोष है, देखो मैं लिख देता हूँ, ऑर्गन तो हो गया 18 तक, फिर 4s1 और 3d10 गिन के देख लेते एक बार, 18 19 ये हो गया। परंतु यहाँ पर ये क्या करेगा, शो करेगा क्या, कॉपर 2 तो एक यहाँ से निकल जाएगा, एक इस जगह से निकल जाएगा, तो 3d9 हो जाएगा, है ना। तो 3d9 को कैसे बनना है अपन को, देखो सबसे पहले डी का है तो 1 2 3, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 4 5। तो अपन को पता है dxy dyz dxy dyz dzx dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। तो सबसे पहले हवाओं के नेम, इसे उनके नेम से सिंगल 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 और सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दिया। फिर क्योंकि अपन को पता है 12 वाले कोष में कितने 9 इलेक्ट्रॉन, अभी तो 5 भरे, तो 6 7 8 और 9। तो अपन देख पा रहे हैं जो बार वाला कोष है उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, एक आ रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ जो n बराबर है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है उसमें जो n की वैल्यू है कितनी मिली है अपन को, एक मिली है। सबसे पहले अपने क्या किया, कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख गया, तो आर्गन हो गया 18 तक, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में 3d10 हो गया और 4s1 हो गया। तो इस तरह से मैंने भर दिया। लेकिन जब ये उत्तेजित होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस जगह से, एक इलेक्ट्रॉन इस जगह से और एक इलेक्ट्रॉन इस जगह से निकाल लेता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ n का मान कितना है, यहाँ n का मान कितना है, एक है, तो अपने इस जगह एक रख दिया, फिर n अंदर भी है, n भी रख दिया, तो 2 और 1 3 हो गए, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। और जब √3 का मान अपन निकालते हैं, उसको हल करते हैं, तो उसका मान आता है √3 का मान 1.7। और ये जो Bm है ये बोर मैग्नेट्रॉन होता है जिसकी इकाई होती है। तो इस फॉर्मूले के अंदर यानी कि n+2 जहाँ ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल कर देखा जाता है। सबसे पहले उसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं, फिर उसकी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कि वो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रखा है। यहाँ जैसे कि कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रखा है, यहाँ कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रखा है। अगला क्वेश्चन था Zn, ये जो Zn है CDAGACN है, ये संकर्ण तत्व इसलिए नहीं है क्योंकि संकर्ण तत्व उन्हें कहते हैं जिनकी डी कक्षा खाली हो। तो जिंक का, CD का, Hg का, Cn का डी कक्षा क्या है, पूरा भरा हुआ है, इसलिए क्या नहीं है, संकर्ण तत्व नहीं है। जो मिश्र धातु जो पीतल है, पीतल, उस पीतल को बनाने के जो काम में आता है वह एक तो कॉपर है, कॉपर जिसको तांबा भी बोलते हैं, और एक है जिंक Zn जिसको जिंक या फिर जस्ता भी बोल देते हैं। तो अपन बता सकते हैं कि जो पीतल धातु इसके अवयव एक तो तांबा है, एक है जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 20वां है। इसमें लिख रखा है कि जो CH3CHO NaOH, क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं CH3, ये वाला क्वेश्चन अथवा का नीचे वाला कर रखे हैं, CH3 MgBr, तो ये एक तरह से ये R हो गया, Mg हो गया, Br हो गया, तो ये क्या हो गया, गिरनार अभिकर्मक हो गया। तो गिरनार अभिकर्मक की क्रिया CO2 से कराई जा रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या बना, अक्ष, और फिर वो जो अक्ष बना उसकी क्रिया जल से कराई, तो वाई के बारे में पूछ रहा है। तो एक्स और वाई के सूत्र भी बताना है। और अगला क्वेश्चन था रोजेनमुंड अपचयन पर टिप्पणी करना है।
तो देखते हैं इसका 20वें का जवाब देखते हैं अपन पहले। तो 20वें का पहला यानी कि जब अपन गिरनार अभिकर्मक की क्रिया, जब गिरनार अभिकर्मक की क्रिया, देखो ये रहा CH3 MgBr। तो CH3 MgBr जो कि गिरनार अभिकर्मक है, इसकी क्रिया जब अपन CO2 से करवाते हैं, आप देख पा रहे होंगे CO2 से करवाते हैं तो क्या होता है, इस मेथेन से, ये जो मेथेन है इससे आके जुड़ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में देखो CO2 इसमें कंबाइन हुआ तो ये देखिएगा ये OMG यहाँ से बंध टूट कर, यानी कि यहाँ से बंध टूटा और ये C डबल बॉन्ड O और इसका एक O ये रहा, फिर यहाँ से बंध टूट गया, इस जगह से बंध टूट गया तो MgBr, तो ये MgBr, तो अब यहाँ क्या बच गया CH3 रह गया, तो CH3 यहाँ आकर जुड़ गया है। इसके बाद में ऐसा यौगिक बना है, यहाँ से बंध टूटेगा, फिर ये CO2 इसकी खुली संरचना लिखी, ये C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, फिर ये जो CH3 टूटा है वो इस जगह जुड़ जाएगा, फिर ये जो MgBr वो इस जगह आ जाएगा। तो इस यौगिक का फिर हाइड्रोनियम आयन से, इस यौगिक की क्रिया हाइड्रोनियम आयन से करवाते हैं। हाइड्रोनियम आयन से करवाएंगे तो देखिएगा क्या होगा, इसमें बंध टूटेगा, तो इसमें बंध टूटेगा इस जगह से, तो क्या बचा, यहाँ से बचा CH3 और यहाँ से इस जगह से O यहाँ को मिल जाएगा, तो क्या बन गया, ये एसिटिक अम्ल बन गया। क्योंकि लिख के देखते हैं CH3 ये वाला C, फिर ये दोनों O, ये फिर ये OH, तो ये एक तो बन गया एसिटिक अम्ल और ये MgBr OH बाहर निकल गया है। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसमें जो यौगिक हैं वो जो A हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा था, X पूछ रहा था, तो X का नाम तो अपना अक्स A बना है, यानी कि X बना है। इसमें क्वेश्चन था कि X Y बताना है, तो इसमें जो X बना है उस अक्स का नाम क्या है, उस अक्स का नाम है CH3 है तो मैग्नीशियम, तो Mg को पहले बोलेंगे तो मैग्नीशियम एथिलो ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मैग्नीशियम एथिलो, मैग्नीशियम एथिलोलेट ब्रोमाइड, ये अपना अक्स हुआ। और जो वाई बना है वो वाई तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में इसमें गाटरमान खो का अभिक्रिया करनी थी। तो गाटरमान खो का अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें जो बेंजीन है उसकी क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करवाई जाती है निर्जल यानी कि बिना जल वाले HCl की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होता है कि ये CO समूह और साथ में यहाँ से ये H, तो ये CHO बना लेते हैं, एल्डिहाइड इसके आगे जुड़ जाता है और ये CHO समूह जब इस रिंग से आकर जुड़ता है तो इस रिंग से क्या निकलता है बाहर, H, और ये जो Cl बचा है वो आकर जुड़ जाएगा तो HCl बन जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये CO समूह और यहाँ का H, तो ये क्या बन जाएगा H, मतलब C और ये वाला H और ये हो, ये एल्डिहाइड समूह, तो ये एल्डिहाइड समूह क्या बेंजीन के रिंग में जुड़ेगा। तो जब ये बेंजीन के रिंग में जुड़ता है तो उस रिंग से क्या निकलेगा बाहर, H, तो जो बेंजीन के रिंग से H निकलता है वो किससे जुड़ जाएगा, Cl से, तो क्या बना लेगा HCl बना लेगा। तो क्या कर लेता है HCl बना लेता है। देखते इसकी रिएक्शन देखते दोबारा। तो अपन बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में निर्जल HCl से करवाते हैं तो बेंजीन एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, गाटरमान खोक अभिक्रिया बोलेंगे। इसका अथवा भी दे रखा था। इसका अथवा था कि इसमें यानी कि सबसे पहले रोजरमुंड अपचयन पर टिप्पणी है ना,
तो रोज़ेनमुंड अपचयन के बारे में अपन देख लेते हैं। तो रोज़ेनमुंड अपचयन क्या होगा कि जब एसिटिक क्लोराइड की अपचयन अपन PdBSO4 की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा अभिक्रिया रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड लिया, एसिटिल क्लोराइड का आपको अपचयन कराना है। अपचयन कराने के लिए क्या चाहिए, क्या हाइड्रोजन, तो अपन ने 2 हाइड्रोजन ले लिया है और इस अभिक्रिया को करवाने के लिए PD और BSO4 यानी प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक बनता है CH3CHO, तो इस जगह से बंध टूटेगा, इस जगह से बंध टूटता है, बंध टूटता है तो ये Cl है वो इस H के साथ कंबाइन हो जाएगा, HCl बना लिया। अब यहाँ पे 2 H थे, उस 2 में से H में से एक H बचा जो इस बंध के साथ आके जुड़ जाएगा। तो CH3 ऐसा कैसा लिख दिया, ये सीता ऐसा कैसा लिख दिया, ये ओथा ऐसा कैसा लिख दिया और ये 2 H में से जो बचा है उसको यहाँ लिख दिया है। तो क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। IUPAC लिखे तो मेथ और एथेनेल। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा रिएक्शन को। इस जगह से बंध टूटा, ये Cl इस H के साथ जुड़कर HCl बन गया, यहाँ 2 H थे वो 1 H बच गया, इसकी जगह आकर जुड़ गया है, यानी कि ये जो बचा हुआ जो H है यहाँ पर जो ये H बच जाता है उसको मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, एसिटेल्डिहाइड यानी कि एथेनेल बन जाता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन होता है, इसमें क्या था क्वेश्चन कि इसमें CH3CHO यानी कि अथवा का पहला वाला, अथवा का जो पहला है कि CH3 ये 2 बार है तो अपन ने इसकी कुल संख्या को लिख दिया है 2 बार। इसकी क्रिया तनु अनुज से करवाए तो तनु अनुज से लिख दिया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो C है इस C से जुड़ेगा और ये H इस O से जुड़ेगा, जिसका प्रोसेस देखिएगा अपन यहाँ बना रखे हैं। CH3CH ये इस O के साथ H, तो देखिए OH हो गया और ये CH इसके साथ जुड़ गया तो ऐसा बन गया है। फिर इस प्रोसेस में क्या होता है, जल बाहर निकलता है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे डॉट डॉट कर मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, डॉट डॉट कर रखा है। तो इस जगह से जल बाहर निकल जाएगा, इस जगह से जल बाहर निकल गया, जो बचा हुआ प्रोडक्ट वो क्या हो गया, CH3CH। अभी OH बाहर चला गया, यहाँ से भी एक H बार H2 के रूप में बाहर निकल गया, तो यहाँ CH बच गया, तो अपन ने CH लिख दिया। यहाँ पर भी CH है, संयुक्ता कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CHO ऐसा का ऐसा आ गया। तो क्या बना, ब्यूटेन 2 in 1L, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन फिर 1 2 नंबर पे तो 2 in और 1L। वापस मैं बता देता हूँ, इस रिएक्शन में देखिएगा 2 बार CH3 देगा, तो अपने दोनों की खुली सूचना लिख दी है। ये C इस C से जुड़ेगा और ये H इस O को आगे मिलेगा, जिसको मैंने आपको जुड़ता हुआ रूप यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद में अगला स्टेप है कि इसमें से जल बाहर निकलता है जब इसको अपन गर्म करते हैं। तो देखिएगा ये जुड़ा हुआ OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। तो देखो मैंने माइनस का चिन्ह लगा के आपको बता रखा है, H2 बाहर निकल गया तो बचा हुआ उसको लिखते हैं। ये CH3 ऐसा कैसा, ये CH, फिर यहाँ पर H दे दिया तो ये CH, फिर ये CHO। अपन को पता है यदि मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाऊं तो संयोजकता कंप्लीट नहीं होगी, है ना, 1 2 3 ही हो पा रही है, इस वजह से संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। और इसका नाम लिखेंगे तो एक अपन नंबरिंग करके लगा देंगे इसका नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, तो रिंग में कितने कार्बन है, 4, तो 4 को क्या बोलेंगे, मैथ एक प्रो ब्यूट, तो क्या जाएगा ब्यूटेन। डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 नंबर पे तो 2 in और 1 नंबर पे है एल्डिहाइड समूह तो 1L। तो अपना जो एक्स था, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स था अपना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन है। और जो वाई बना है वो क्या बना, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 in क्या बना, ब्यूटेन 2 in 1L। और जो शुरुआत में बना 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, तो ये है अपना 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। तो ये तो एक्स कंपाउंड हुआ और ये क्या हुआ, वाई कंपाउंड हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।